everyone, welcome to CUET PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. एंड जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं एंड अपीयर करना चाहते हैं CUET PG 2027 में इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है आज 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन. सो दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज व्हेन यू बिगिन योर प्रिपरेशन एट दैट पॉइंट एवरीबडी वांट्स टू नो कि पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसा पैटर्न रहता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है. सो दिस पेपर विल गिव यू अ कंप्लीट क्लैरिटी एंड अ कंप्लीट आइडिया. 2025 का पेपर ही क्यों? क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, आज तक CUET PG का जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया था और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल पेपर था, दैट वाज द पेपर ऑफ 2025. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन टुगेदर. आई विल ट्राई कि सारी चीजें हम लोग अच्छे से एक एक करके क्लियर करते हुए हर एक क्वेश्चन में आगे बढ़े. एंड आप ट्राई कीजिएगा कि आप साथ में नोट्स बनाते रहें, चीजों को समझते रहें. एंड अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक भी कर दें. ओके, चलिए जल्दी से कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अब मैं आपको पहले ही बता दूं, जो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एवरी ईयर पूछा जाता है. तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए अभी से ही लिखकर रख लीजिए, कंज्यूमर सरप्लस. आपसे कंज्यूमर सरप्लस पर बेस्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी. यहाँ पर पहले हम इस सवाल के बारे में अगर बात करें तो इट विल बी Q रेज टू द पावर 2. ओके, यहाँ पर इसकी पावर में 2 है. ऑल राइट, क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करने से करते हैं हम लोग शुरुआत. तो अगर हमें डिमांड फंक्शन गिवन है इस तरीके से, ये हमारा एक इनवर्स डिमांड फंक्शन है, राइट. ओके, इनवर्स डिमांड फंक्शन हमें इस तरीके से यहाँ पे गिवन है. मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, जहाँ पे प्राइस 29 रुपीज है और उस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड 9 यूनिट्स की है. आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है. अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, हमेशा सबसे पहले जब भी आपको कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करने को कहा जाए तो ये आइडेंटिफाई किया करो कि जो आपको डिमांड फंक्शन गिवन है वो ऐसे जो इनवर्स डिमांड फंक्शन है, क्या वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कि लीनियर डिमांड फंक्शन है या नहीं. देखो यहाँ Q की पावर 2 है, मतलब ये लीनियर डिमांड फंक्शन नहीं है. अगर ये एक लीनियर डिमांड फंक्शन होता, तब अगर मुझे यहाँ पर एक लीनियर डिमांड फंक्शन गिवन होता, तब मैं कंज्यूमर सरप्लस को निकालने के लिए सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाती. लेकिन ये लीनियर डिमांड फंक्शन नहीं है. अगर लीनियर डिमांड फंक्शन नहीं है तो हम कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालेंगे? तो देखो, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. ठीक है, अब कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलेगा उस चीज को समझने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे साथ साथ में एक डायग्राम भी बना रही हूँ, ग्राफ भी बना रही हूँ. यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व है, क्योंकि लीनियर डिमांड फंक्शन नहीं है तो लीनियर डिमांड कर्व भी नहीं बनेगा. यहाँ पे हमारे पास प्राइस है और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है. ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारे पास 29 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हमारे पास 9. ओके, अब सबसे पहले ग्राफिकली समझो कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है. कंज्यूमर सरप्लस आपके डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व, इस डिमांड कर्व के नीचे एंड इस प्राइस लाइन के ऊपर का ये जो कॉमन एरिया है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं और हमें इसी एरिया को कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो हमें इनवर्स डिमांड फंक्शन क्वेश्चन गिवन है उसे इंटीग्रेट करेंगे हम. ठीक है, सो मैं इंटीग्रेट करूंगी 110 माइनस क्यू स्क्वायर को. अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक के लिए करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर जो 0 से लेकर Q तक की वैल्यू होती है वहां तक हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं. तो मैं इस गिवन इनवर्स डिमांड फंक्शन को 0 से लेकर Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, यहाँ तक इंटीग्रेट करने वाली हूँ. ठीक है, अब देखो, जब मैंने ये पूरी बात लिखी है, ये जो पूरी चीज मैंने लिखी है, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या डिनोट कर रही है, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए. तो देखो, जो मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व कर वैल्यू मिल रही है वो मुझे इस एरिया के बारे में बता रही है, ये एरिया डिनोट कर रही है. लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतने हिस्से की वैल्यू चाहिए. तो इतने हिस्से यानी कि कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ये जो टोटल एरिया आएगा, इसको सॉल्व कर इसमें से मैं इस वाले हिस्से को माइनस कर दूंगी, इस हिस्से को माइनस करूंगी. इसको हम कैसे माइनस करेंगे, यहाँ एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो हम रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करेंगे. कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो यहाँ पर हम लोग 29 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, चलो अब हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है. सॉल्व करो, सबसे पहले 110 को इंटीग्रेट करो
हमारे पास हम इसे Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो ये क्या बन जाएगा 110Q माइनस में Q क्यूब बाई 3, हमने इसको इंटीग्रेट करा है 0 से 9 तक के लिए, तो इन वैल्यूज़ को हम अभी इसमें पुट करेंगे। अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस इनवर्स डिमांड फंक्शन को सिर्फ इंटीग्रेट करा है, ठीक है। चलिए, माइनस में इसे मल्टीप्लाई करो, 29 इंटू में 9 1 एंड हमारे पास बन जाएगा 9 2 ज़ा 18, तो 261 हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है इन दोनों का। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इस 110Q माइनस में Q क्यूब बाय 3 में ये जो वैल्यू है इसे पुट करूँगी और इधर मेरे पास 261 है। अब देखो, इस पूरे के पूरे पोर्शन में मैं पहले एक बारी 9 पुट करूँगी, जहाँ जहाँ पर Q लिखा है वहाँ पर पहले मैं 9 पुट करूँगी, माइनस फिर मैं इस पूरी की पूरी चीज़ में यहाँ पर 0 को पुट करने वाली हूँ, ठीक है। देखो, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले 110 Q की जगह पर लिख दिया है 9 माइनस में Q क्यूब यानी कि 9 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ओके। अब देखो, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपली माइनस करना है, इस पूरे के पूरे फंक्शन में मुझे क्या पुट करना है, 0 को पुट करना है। तो पहले जो ऊपर वैल्यू लिखी है हम उसे पुट करते हैं और फिर जो नीचे वैल्यू लिखी है उसे पुट करते हैं। तो अब अगर मैं इस पूरी जगह पर Q की जगह पर मैं 0 को पुट कर दूँ इस पूरे के पूरे फंक्शन में, सो आई विल बी गेटिंग 0 ओनली। तो मैंने पुट करने की जगह शॉर्ट में लिख दिया कि यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है, माइनस में 261 एज इट इज। अब इसे सॉल्व कर लो, 990, 9 का क्यूब होता है 729 डिवाइडेड बाय 3, ये तो 0 है, इसको रहने दो, और माइनस 261, इसे अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो इट विल बिकम 243, राइट। अब 990 ये दोनों माइनस के हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं, 3 and 1 4 हो जाएगा, 4 and 6 हमारे पास हो जाएगा 10 एंड हमारे पास बन जाएगा 504। अब 504 को मुझे 990 में से माइनस करना है, आप सिंपली सॉल्व कर देखो, 10 में से 4 गया बचेगा 6 एंड 98 में से 50 गया तो बचेगा 48। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कंज्यूमर सरप्लस। आई होप इतनी चीज़ एकदम सबको क्लियर हो चुकी हो, ठीक है। तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस निकल कर क्या आ गया है, 486 हमारे पास हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल कर आया है। कुछ नहीं करा, हमें यहाँ पर एक लीनियर डिमांड फंक्शन गिवन नहीं था, वो गिवन होता तो और आसानी से हम लोग कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट कर ले। यहाँ हमने सिंपली हमारे पास जो कर्व है उसके नीचे का पूरा एरिया निकाला 0 to 9 तक, यानी कि जो हमारे पास Q की वैल्यू थी वहां तक, फिर उसमें से हमने वो रेक्टेंगल के पोर्शन को माइनस कर दिया, तो बचा हुआ जो एरिया हमारे पास आया दैट इज 486। ये हमारा यही कंज्यूमर सरप्लस है जिसे हम कैलकुलेट करना चाहते थे। आई होप पहला ही क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक बार खुद से भी इसको अपनी नोटबुक में भी सॉल्व कर देखना, ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्लैरिटी मिली है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर अ फर्म टू होल्ड स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। अब देखो, आपको पता है फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं तो वो कुछ इन्वेंट्री अपने पास होल्ड भी करके रखती हैं। आपसे पूछा गया है कि इन्वेंट्री होल्ड करने के कौन कौन से रीजंस हैं, बट आपको वो वाला को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर ऑप्शन जो रीजन नहीं है फर्म का इन्वेंट्री होल्ड करने के पीछे, राइट। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने कहा कि यस, फर्म फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए ही तो इन्वेंट्री को होल्ड करेगी, ताकि जब डिमांड ज़्यादा हो तो इन्वेंट्री का यूज़ कर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। सेकेंड है हमारे पास दिस वन, अभी सेकेंड को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड भी ठीक है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए इन्वेंट्री को होल्ड कर रखा है, एंड फोर्थ भी ठीक है कि यहाँ पर इन्वेंट्री को होल्ड किया जाता है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह ना आए, ठीक है। आर हेल्ड एज एन अनअवॉइडेबल पार्ट, होल्ड करनी ही पड़ती है इन्वेंट्री। अब सेकेंड ऑप्शन देखो, यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो सेकंड ऑप्शन में बात कही गई है यही वो चीज है जिसे हम कहेंगे कि ये वो कारण नहीं है कि इसकी वजह से जो फर्म है उन्हें इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़े। ओके, सो दिस वन लिखा गया है कि इट इज मोर कॉस्टली फॉर अ फर्म टू ऑर्डर गुड्स लेस फ्रीक्वेंटली इन लार्ज क्वांटिटीज देन टू ऑर्डर स्मॉल क्वांटिटीज फ्रीक्वेंटली। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर फर्म यहाँ पर एक ही बारी में ज्यादा ऑर्डर करती है रॉ मटेरियल को या फिर इन्वेंट्री को, तो उसमें फर्म का जो खर्चा है वो ज्यादा आता है कंपेयर टू अगर वो थोड़ा थोड़ा करके बार बार खरीदते हैं। अब आप लॉजिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, अगर हम सामान खरीदने बार बार जाते हैं तो हमारा खर्चा ज्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं बार बार खरीदते हैं खर्चा ज्यादा होता है। वहीं अगर हम एक ही बारी बल्क में सामान खरीद लेते हैं तो एक ही बार लार्ज क्वांटिटी में जब खरीदते हैं तो हमारा खर्चा कम
कम होता है। तो यहाँ पर उल्टी बात लिखी गई है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगर इस स्टेटमेंट में लिखा होता कि फर्म्स यहाँ पर इन्वेंट्री को इसीलिए होल्ड करती हैं क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में अगर फर्म्स इन्वेंट्री लेती हैं तो उनके लिए उसका खर्चा कम होता है कंपेयर टू थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बार बार ले, लेकिन यहाँ गलत तरीके की बात कही गई है, ऑपोजिट बात कही गई है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ओके चलो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। आपको मैं बता दूं आपके सीयूटी पीजी एग्जाम में असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अभी जल्दी से देखो। इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट्स को इनके फॉर्मूलाज के साथ। ओके, वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन W इंटू में x अपॉन में वेट्स का समेशन। यानी कि हमने यहाँ पर वेटेड मीन का जो फॉर्मूला है उसे क्या बोला कि हमने यहाँ पर सभी वेट्स को उनकी x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा है, सबका समेशन करा है, प्रोडक्ट का समेशन करा है, डिवाइड करा है उसको वेट्स के सम से। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर है थर्ड, तो ए के लिए थर्ड करेक्ट है। देन हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है? कुछ नहीं, n डिवाइडेड बाय जो भी आपकी x की वैल्यूज है उन सबके रेसिप्रोकल का समेशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? फॉर दिस वन सेकंड इज करेक्ट। तो हमारे पास हार्मोनिक मीन के लिए ये करेक्ट है। यहाँ पर आपने नंबर ऑफ टर्म्स को न्यूमरेटर में लिया है, डिनोमिनेटर में जितनी भी आपके पास x की वैल्यू थी सबका रेसिप्रोकल करा और उनका समेशन कर दिया। ओके, देन ज्योमेट्रिक मीन में कुछ नहीं होता। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जितनी भी x की वैल्यू है आप उन सबका प्रोडक्ट लोगे और यहाँ पर आप अंडर रूट फाइंड आउट करोगे। अंडर रूट कौन सा? जितनी आपकी n की वैल्यूज है उतना। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट क्या बन जाएगा? दिस वन। राइट, तो हमारे पास फर्स्ट करेक्ट है। ग्रैंड मीन ऑफ कंबाइंड डेटा के लिए हमारे पास करेक्ट है फोर्थ। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग टाइम सीरीज पैटर्न गिवन है, आपको उनके मीनिंग के साथ उन्हें जस्ट मैच करने को कहा गया है। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपसे कहा गया है सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है? बच्चे, सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है इकोनॉमिक वेरिएबल में होने वाली मूवमेंट जो इस बात पर निर्भर करती है कि एक साल के दौरान कौन सा समय चल रहा है, इसीलिए इसका नाम है सीजनल वेरिएशन। सो थर्ड इज करेक्ट फॉर दिस वन। रैंडम फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक वेरिएबल में फ्लक्चुएशन रैंडमली हो रही है, ऐसी फ्लक्चुएशन है, ऐसी मूवमेंट है जिससे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो रैंडमली हो रही है, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट जो आपके यहाँ पर इकोनॉमिक वेरिएबल में हो रही है। ठीक है, तो फोर्थ अनप्रिडिक्टेबल के बारे में यहाँ पे बात की गई। राइट, देन हमारे पास क्या है? हमारी बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के बारे में हम बात करें तो बिजनेस साइकिल क्या होती है? एक मूवमेंट होती है आपके इकोनॉमिक वेरिएबल में जो पीरियोडिकली होती रहती है। ओके, सो फर्स्ट एंड ट्रेंड, ट्रेंड क्या है? एक स्टडी मूवमेंट जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल में हो रही है ओवर टाइम। तो करेक्ट आंसर बन जाता है 3 4 1 2। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पे? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनका मीनिंग याद रख लेना। कई बार ऐसा होता है कि आप डिफरेंट एग्जाम्स देते हो, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, तो हो सकता है इन्हीं में से कुछ पूछ लिया जाए या रिपीट हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपको यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक चीज बता दूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 में भी पूछा गया था, 26 में भी पूछा गया। ठीक है, ओके, आपको कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ आपको जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसे हम किस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, वो स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है उन्हें अरेंज करना है। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। राइट, अब देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, हम लोग ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे। राइट, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखो सबसे पहले हमने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करा है, देन हम लोग हर एक कांस्टेंट बनाएंगे। यहाँ पर कांस्टेंट बनाने के बाद हम लोग फीजिबल रीजन को फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम सुपर इम्पोजिशन करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है? दिस वन एंड देन दिस वन, देन दिस वन एंड देन दिस वन। तो हम लोग इस ऑर्डर में अपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास करेक्ट क्या निकल कर आ चुका है? DABC, DABC ऑप्शन नंबर बी। आपने सबसे पहले ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया है, देन उसके बाद आपने हर एक कांस्टेंट को ग्राफ करा है, आपने फीजिबल रीजन को फाइंड आउट करा है एंड देन आपने कॉन्टूर्स को यहाँ पर सुपर इम्पोज किया है। राइट, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने वैसे यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशंस को भी लिख रखा है सो दैट जब आप इसको खुद रेफर करो तो आपको ज्यादा समझने में उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। राइट,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब देखो आपके एग्जाम में ना कई बार आपको ट्रिक करने की कोशिश की जाती है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, तो कई बार बच्चे ना करेक्ट ही रीड करते हैं, एग्जाम का इतना प्रेशर हो जाता है बच्चों को कि आप लोग करेक्ट ही रीड करते हो, नॉट या नो जैसे वर्ड्स को मिस कर देते हो, वो गलती नहीं करनी। क्वेश्चन क्या है, ऑफर कर्व के बारे में इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है, मतलब कि गलत कौन सी स्टेटमेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी। देखो मैं आपको बता दी हूँ यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं आपके ऑफर कर्व के बारे में वो करेक्ट है कि ऑफर कर्व को डिवाइस एंड जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मार्शल एंड एजवर्थ के द्वारा करवाया गया था। ऑफर कर्व हमें ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ऑफर कर्व किसी भी नेशन के लिए हम उसके प्रोडक्शन फ्रंटियर से डिराइव कर सकते हैं, राइट ओके। लेकिन ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ये बन जाता है। गलत क्यों है ये भी समझ लेते हैं। देखो ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन बेंड्स टुवर्ड्स द एक्सिस मेजरिंग द कमोडिटी ऑफ इट्स कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, नो। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी कंट्री का जो ऑफर कर्व है वो उस एक्सिस के टुवर्ड्स बेंड करता है जहां पर उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज वाली कमोडिटी होती है, ना कि वो कमोडिटी जिसमें उसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। तो यहाँ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज लिखा है इसीलिए गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था कि किसी भी कंट्री का जो ऑफर कर्व है वो उस एक्सिस के टुवर्ड्स बेंड करता है जिस एक्सिस पर हमने कंपैरेटिव एडवांटेज वाली कमोडिटी को लिया होता है। ओके ये सेम चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओके मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। एक चीज बता दूं, मैथ्स से रिलेटेड आपका जो सिलेबस है उसे आप अच्छे से कवर कर लेना, लेकिन मैथ्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन ही हर साल आपके एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन को रीड करो। क्लोज इंटरवल हम इनमें से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन इंटरवल, अनबाउंडेड एंड हाफ ओपन इंटरवल। देखो अब इसमें से काफी बच्चों को पता होगा कि हम क्लोज इंटरवल को कैसे शो करते हैं, कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट्स क्लोज्ड है, ओपन इंटरवल यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट्स को लगाया है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से अगर देखें तो ये दो तो कोई भी आइडेंटिफाई कर लेगा। अब अनबाउंडेड इंटरवल क्या होता है, देखो अनबाउंडेड इंटरवल में क्या होता है कि हमारे पास एक एंड पर इंफिनिटी होता है, ओके तो दिस रिप्रेजेंट्स योर अनबाउंडेड इंटरवल। अनबाउंडेड इंटरवल में क्या है, हमारे पास एक जगह पर इंफिनिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल था, यहाँ पर हमारे पास ये ओपन इंटरवल था, और ये अनबाउंडेड इंटरवल है। हाफ ओपन इंटरवल जैसा नाम ही बता है, हाफली ओपन है आपका ये इंटरवल, तो यहाँ पर हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो हाफ ओपन इंटरवल आपका या तो आप ऐसे लिखोगे या फिर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, राइट, यानी कि हाफ ओपन है ये, ओके। सो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा वो देख लेते हैं। तो क्लोज इंटरवल है हमारे पास 2, ओपन इंटरवल है हमारे पास 4, अनबाउंडेड इंटरवल है हमारे पास 3 एंड हाफ ओपन इंटरवल है 1। तो 2 4 3 1 इज द करेक्ट आंसर, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी। वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख रखी है। क्लोज इंटरवल में हम दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं, राइट, दोनों एंड पॉइंट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए क्लोज ब्रैकेट है, ओके इस तरीके से। ओपन इंटरवल में हम दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते इसीलिए हमारा ऐसा ओपन ब्रैकेट है। देन हमारे पास अनबाउंडेड, अनबाउंडेड में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो एक एंड है वो इंफिनिटी तक जा रहा होता है, ओके चलो। देन हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल क्या होता है, हाफ ओपन इंटरवल जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साइड से हम एंड पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं और एक साइड से हम एंड पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसे इंक्लूड नहीं कर रहे, ओके चलो। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अबाउट द मनी मल्टीप्लायर, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, राइट। मनी मल्टीप्लायर इट इज द रेशियो ऑफ द स्टॉक ऑफ द मनी टू द हाई पावर्ड मनी। क्या मनी मल्टीप्लायर मनी स्टॉक टू हाई पावर्ड मनी के रेशियो के बराबर होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो हमें मनी सप्लाई कैसे पता चलती है, जब मनी सप्लाई क्या होती है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ द हाई पावर्ड मनी, ये हाई पावर्ड मनी का ही एक मल्टीपल होती है, राइट। तो हमारे पास मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू में दिस, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि m अपॉन में h बराबर होता है हमारे मनी मल्टीप्लायर के, तो दैट इज करेक्ट, पहली स्टेटमेंट ठीक है। इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1, क्या मनी मल्टीप्लायर हमेशा स्मॉलर देन 1 होता है? नहीं, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए या 1 से हायर होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा होगा, राइट। सो इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1, ये वाली बात गलत है, ओके चलिए।
इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द रिजर्व रेशियो एंड करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, एब्सोल्युटली करेक्ट। मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो पर एंड आपके रिजर्व रेशियो पर। अगर रिजर्व रेशियो हाई होगा तो यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो हाई होगा तो हमारे पास यहाँ पर जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ओके, देन इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व रेशियो। अभी अभी ये मैंने आपको बताया कि रिजर्व रेशियो, अगर रिजर्व के तौर पे पैसा ज़्यादा रखा जाएगा तो उसकी वजह से जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ए, सी एंड डी करेक्ट है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट क्या है, ए, सी एंड डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल सबसे पहले हम लिखते कैसे हैं एक लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन को। रिग्रेशन इक्वेशन को हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू में β1 प्लस β2 इनटू में x, राइट। ये y क्या है, इसे मैं एक्सप्लेनेटरी, इसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो x है इसे हम लोग इंडिपेंडेंट या फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहेंगे। ये जो β1 β2 है ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, राइट। यानी कि x एंड y वेरिएबल्स हैं जिनमें से ये डिपेंडेंट और वो इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहलाता है, और ये हमारे पैरामीटर्स हैं। अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि यहाँ पर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ध्यान से देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल वो होता है जिसमें आपका जो मॉडल है दैट हैज टू बी लीनियर इन पैरामीटर। मतलब ये β1 β2 इसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, इसकी पावर 1 ही होनी चाहिए। इट हैज टू बी लीनियर इन पैरामीटर। अब चाहे वो वेरिएबल्स में लीनियर हो ना हो वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन पैरामीटर में लीनियर होना चाहिए, ठीक है, एंड मे बी लीनियर इन वेरिएबल्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज डिफाइंड एज लीनियर इन पैरामीटर्स, यानी कि इसको β0 एंड β1 में एंड रिगार्डलेस कि वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में यहाँ पर जो है हमारा वो लीनियर है या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हमें क्वेश्चन गिवन है अबाउट द इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर फंक्शन। इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर फंक्शन के बारे में हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो, तो इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 इन ऑल प्राइस, नो। एक इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 नहीं है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर टू अचीव अ गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। क्या एक कंज्यूमर, अगर नॉर्मल केस देखें तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाए मिनिमम खर्चे में, राइट। तो यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, गलत है, मिनिमम एक्सपेंडिचर। देन इट इज नॉन डिक्रीजिंग इन प्राइस, करेक्ट है। इट इज कॉन्केव इन प्राइस, भी करेक्ट है। तो सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें पता है कि जो कमर्शियल बैंक है इंडिया में उन्हें SLR मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। SLR का इनमें से क्या एक कंपोनेंट या क्या एक पार्ट नहीं बनेगा, आपको ये बताना। अब क्या है इसका करेक्ट आंसर, रिक्वायर्ड रिजर्व्स। रिक्वायर्ड रिजर्व्स आपके SLR का पार्ट नहीं होते, बाकी ट्रेजरी बिल्स, अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस विद अदर बैंक्स, ये तीनों ही आपके SLR का पार्ट बनते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे सेम चीज लिख दी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, देखो 2025 का पेपर वाज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पेपर। इट वाज द पेपर विच स्टूडेंट्स फाउंड रियली डिफिकल्ट बिकॉज डेटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे, बजट बेस्ड क्वेश्चन थे। दैट इज वाई आई थॉट कि यहीं से ही आपको एक आइडिया दे दिया जाए कि किस लेवल तक मैक्सिमम आपका पेपर जा सकता है। ओके, क्वेश्चन है आपको यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस गिवन है, आपको इन इंस्टीट्यूशन को अरेंज करना है ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, मतलब पुराने से लेकर नए के ऑर्डर में, और यहाँ पर आपको इनको क्या करना है, इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बेसिस पर अरेंज करना है, ठीक है। चलिए, तो फटाफट से देख लेते हैं। देखो, IFCI क्या है हमारे पास, यहाँ पर आपको गिवन है द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब आई है, 1948 में। IDBI भी आपको यहाँ पर गिवन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब आई है यहाँ पर, 1964 में। फिर है हमारे पास IRBI। अब देखो, IRBI क्या है हमारे पास, जैसा कि यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है इसको लेकर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे दूं, जो IRBI है वो तो वैसे 1985 में आई, लेकिन
पहले 1971 में हमारे पास IRCI यानी कि इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आई थी थिक इंडस्ट्रीज एंड वीक इंडस्ट्रीज को के लिए, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए। बाद में क्या हुआ 1984 में, पहले 1971 में IRCI आई, उसके बाद से 1984 में एक एक्ट लाया गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करने के लिए, एंड बाद में उसी के चलते 1985 में IRCI को हटाकर वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज IRBI, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम देखें इन अ वे तो IRCI जो है हमारी, उसके बाद से उसी को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए IRBI को आपके लिए लेकर आ गया था, ठीक है। और नाबार्ड तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब आया था, स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। तो IFCI है हमारे पास सबसे पहले, देन IRBI, ठीक है, IFCI है हमारे पास, देन IDBI है, देन IDBI है, करेक्ट, IDBI है। देन हमारे पास क्या होगा, अगर हम ये लेकर चलें कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया है 1971 में ही हम लोग इसको कंसिडर करें, क्योंकि आपके ऑप्शंस कुछ इसी तरीके से हैं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। एंड नाबार्ड आया है 1982 में, तो हमने इसको ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, BDCA। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टिल आपको इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया में कोई कंफ्यूजन ना हो, या फिर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको पूरा ऑर्डर एक बारी वैसे भी डिटेल में समझा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में हम दो वेरिएबल्स के बारे में क्या देखते हैं। ओके, टू वेरिएबल्स आर ट्रीटेड विद डिस्टिंक्शन, आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर ट्रीटेड सिमेट्रिकली, आर रिग्रेस। कोरिलेशन एनालिसिस में जो दो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, तो कोरिलेशन एनालिसिस में हम दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है इनके रिलेशन का, ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ये भी देखते हैं। ओके, कि इनका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ये सारी चीजें। तो कोरिलेशन एनालिसिस में जो दो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, दे आर ट्रीटेड सिमेट्रिकली, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तीन चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द केनेजियन फ्रेमवर्क, केनेजियन फ्रेमवर्क के अनुसार अगर हम इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका इम्प्लीकेशन इनमें से क्या बनेगा। ओके, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके, इन द केनेजियन फ्रेमवर्क डिटर्मिनेशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इम्प्लाइज व्हाट, कि हमें इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट केनेजियन फ्रेमवर्क के अनुसार कहाँ पे मिलेगा, जहां पर जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ बॉन्ड है वो बराबर है, द रेट दैट इक्वेट्स द सप्लाई ऑफ द डिमांड फॉर बॉन्ड्स, यानी कि जहां पर डिमांड फॉर बॉन्ड्स एंड सप्लाई ऑफ बॉन्ड, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो दोनों जाके बराबर होंगे, वही हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बन जाएगा, वहीं पे डिसाइड होगा। एंड बी इज ऑल्सो करेक्ट, कि जहां पर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बराबर होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल बी आर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। बाकी की दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स बता दो, तो ए एंड बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन रहा है। आई होप यहाँ तक की बात हर एक बच्चे को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब देखो 2025 के पेपर में मैंने आपसे कहा ना, बहुत फैक्चुअल एंड डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 2025 के पेपर से आपको आइडिया लग जाता है कि अगर क्वेश्चंस को हाई लेवल पे सेट किया जा सकता है, तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ आपके एग्जाम से पहले आप पिछले 2 सालों का जब बजट कर रहे हो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा को याद करना आपको पड़ेगा ही। ओके, क्या था हमारे पास 6.11 कौन से साल के लिए पूछा गया है, 22-23 के दौरान हमारे पास डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या था, ये आपके बजट डॉक्यूमेंट में ही आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास कहा गया है कि ए नाम की कोई एक मैट्रिक्स है, बी नाम की कोई एक मैट्रिक्स है, और ये दोनों ही जो मैट्रिक्स हैं ये सिमेट्रिक हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ओके, राइट, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इनमें से कौन सी बात उस सिचुएशन में करेक्ट नहीं होगी। देखो सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। मान लो मैं कह रही हूं कि ए नाम की कोई मैट्रिक्स है, अब मैं इस मैट्रिक्स को, इस ए नाम की मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहूंगी जब
ये जो ए मैट्रिक्स है ये अपने ट्रांसपोज के ही बराबर होगी, यानी कि इस मैट्रिक्स ए और इसका जो ट्रांसपोज है वो दोनों एकदम सेम होंगे, तब हमारे पास बराबर होंगे, तब हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली बी को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहूंगी जब वो बराबर होगी अपनी ट्रांसपोज की। ठीक है, अब उस सिचुएशन में इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है? देखो सारी बातें यहाँ पे करेक्ट है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी, ए बी माइनस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नो, आप इसको चेक भी कर सकते हो। क्या करना, आप ए को एक मैट्रिक्स कंसिडर करना, बी को एक मैट्रिक्स कंसिडर करना, दोनों को ऐसी मैट्रिक्स कंसिडर करना, दो जो भी आप मैट्रिक्स लोगे एग्जाम्पल के तौर पर, कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों ही सिमेट्रिक हो। मतलब जब आप ए का ट्रांसपोज निकालो तो वो ए के बराबर हो, बी का ट्रांसपोज निकालो तो वो बी के बराबर हो। फिर 1, 2 एंड 3 इन तीनों चीजों को कैलकुलेट कर कर देखना, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट साबित होंगी एक्सेप्ट दिस 4 1। तो इसीलिए हमारा जो फोर्थ आंसर है दैट इज इनकरेक्ट आंसर, और वही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? ओके, आपको यहाँ पर बोला गया है कि which of the following is not correct about the effectiveness of monetary and fiscal policy under perfect capital mobility। अगर कंट्री में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है, राइट, कैपिटल परफेक्टली मोबाइल होती है, उस सिचुएशन में आप मॉनेटरी पॉलिसी को अगर यूज किया जाए या फिर सरकार के द्वारा फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाए तो उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में क्या कह सकते हो? अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके साथ में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो उस सिचुएशन में कैसा एक्सचेंज रेट सिस्टम इफेक्टिव होता है, ठीक है। या फिर हम लोग ये कहें कि कंट्री में, ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा आसान तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। देखो हम लोगों के पास एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कंट्री में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, ठीक है, और उस कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी है, ओके, तो हमारे पास, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कब इफेक्टिव होती है। ये आपको पता चल गया कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी लगाना आपके लिए कब सही होगा, यानी कि कंट्री में कैसा एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, तब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव साबित होगी। जब बच्चे अगर कंट्री में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा। वहीं अगर कंट्री में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है और आप उस कंट्री में अगर फिस्कल पॉलिसी के बारे में सोच रहे हो, तो फिस्कल पॉलिसी लगाना तभी इफेक्टिव होगा अगर उस कंट्री में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो वही चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर कंट्री में चल रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी पावरलेस है। करेक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में इफेक्टिव नहीं होती, मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में इफेक्टिव होती है। पहली स्टेटमेंट तो सही हो गई। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट द सेंट्रल बैंक रन्स एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के साथ मॉनेटरी पॉलिसी को रन किया जा सकता है? नहीं। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के साथ हमारे पास फिस्कल पॉलिसी को लगाया जाना चाहिए, तब वो इफेक्टिव होती है। तो बस आपसे यही तो पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत बात कह रहा है कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो सेंट्रल बैंक एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रन कर सकती है। नहीं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिस्कल पॉलिसी लगाओगे तो ही इफेक्टिव होगी, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होती है। ओके, एंड अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। तो अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अ मॉनेटरी एक्सपेंशन लीड्स टू करेंसी डेप्रिसिएशन, दैट इज करेक्ट। और करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से आपको पता है हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं एंड इसकी वजह से हमारा आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। वैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है जिससे आप रिकॉल भी कर सकते हो कि कंट्री में अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर कंट्री फॉलो कर रही है तो कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी और कौन सी इनइफेक्टिव, एंड सिमिलरली फॉर फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ नहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एंड आपसे आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस या फिर मीन डेविएशन, इन सभी चीजों पर बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ओके चलो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने को कहा गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? कुछ नहीं, ये जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ये मेरे एक्स की वैल्यूज हैं, ये एक्स की वैल्यूज हैं। हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं 7 8 9, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहला स्टेप मेरा होगा कि मैं मीन निकाल लूँ। मीन कैसे निकालूंगी? इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर कर, 8 and 7 15, 15 and 9 24,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो मेरी मीन की वैल्यू आ गई 8। अब मैं क्या करूँगी, हर एक x की वैल्यू में से इस मीन की वैल्यू को माइनस करूँगी। ठीक है, चलो, तो मैं हर एक x की वैल्यू में से मीन की वैल्यू को माइनस करूँगी। मीन की वैल्यू कितनी है 8, तो 7 माइनस 8 बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा +1। अब मैं जो मैंने x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ निकाली हैं इन सब का स्क्वायर करूँगी, तो -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और अब इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ गया 2। ये 2 क्या है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर का इन सभी वैल्यूज़ का समेशन है, तो दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जो मुझे सैंपल गिवन है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समीशन x माइनस में x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब याद रखना, जब भी आप सैंपल डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करते हो, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस अगर फाइंड आउट कर रहे हो सैंपल डेटा से, तो आप हमेशा डिनोमिनेटर में n-1 लोगे। वहीं अगर पॉपुलेशन डेटा से आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो डिनोमिनेटर में आप n लेते हो। ठीक है, सिर्फ n लोगे। यहाँ हम सैंपल डेटा के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला होगा, एंड इसके ऊपर हमें स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाऊंगी तो ये जो वैल्यू है ये मुझे वेरिएंस दे रही है। जब स्क्वायर रूट लगाऊंगी तब वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वही स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी, राइट, डिवाइडेड बाय n हमारे पास कितना है 3, और 3 माइनस 1 बन जाएगा 2 विद द स्क्वायर रूट, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया √1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है, रिपजन्स्की थ्योरम किसके द्वारा दी गई और कौन से साल में आई, 1955 में। देन टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल किसके द्वारा दिया गया, पॉजनर के द्वारा 1961 में। प्रोडक्ट साइकिल मॉडल जो है रेमंड वर्नन के द्वारा 1966 में, एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स मॉडल 1971 में रोनाल्ड जोन्स के द्वारा। तो चलो फटाफट से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले है रिपजन्स्की थ्योरम, देन है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल, देन है प्रोडक्ट साइकिल मॉडल, एंड देन है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन जाता है, ए, सी, बी एंड डी। ए, सी, बी, डी, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। आप लोग यहाँ पे रीड भी कर सकते हो आराम से। ओके, पूछा गया है मोनाट्रिस्ट थॉट के अनुसार जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है, इट विल नॉट बी डिटरमाइंड बाय व्हाट। तो इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड, इट इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल, स्टॉक, लेबर फोर्स, साइज, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन किससे डिटरमाइन नहीं होता, एग्रीगेट डिमांड से डिटरमाइन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर केनेजियन कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, उसके अनुसार अगर हम जाएं और हम कहें कि यहाँ पर $1 इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, और वो जो $1 इंक्रीज है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, दैट इज फाइनेंस्ड बाय, कहाँ से वो पैसा आया है, जो यहाँ पर $1 का टैक्स लगाया गया, वहाँ से ये $1 का जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको फाइनेंस किया गया है। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम इनकम पर क्या असर देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि इक्विलिब्रियम इनकम विल आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय $1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा क्या गया, आपको डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है जिसमें कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात की गई है, अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्योर पब्लिक एंड प्योर प्राइवेट गुड्स। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में हम पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स पढ़ते हैं, क्लब्स गुड्स पढ़ते हैं, और आपके कॉमन पूल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, उन्हीं में से पब्लिक एंड प्राइवेट गुड के बारे में आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स A, B, C, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, लेकिन ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। वो गलत क्यों है, जरा ध्यान से देखो। एटॉमिस्टिक मार्केट्स इंश्योर एफिशिएंट प्रोविजनिंग फॉर बोथ प्योर प्राइवेट एज वेल एज प्योर पब्लिक गुड्स। इनकरेक्ट। एटॉमिस्टिक मार्केट का सबसे पहले तो मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट। अब ये जो परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है, ये एफिशिएंट प्रोविजनिंग नहीं कर पाती है प्योर पब्लिक गुड की। हाँ, ये प्योर प्राइवेट गुड की एफिशिएंट प्रोविजनिंग कर सकती हैं, लेकिन प्योर पब्लिक गुड की एफिशिएंट प्रोविजनिंग नहीं कर सकती। क्वेश्चन लेकिन इस स्टेटमेंट में बोला गया दोनों की ही यहाँ पर एफिशिएंट प्रोविजनिंग कर सकती है एटॉमिस्टिक मार्केट, तो इसीलिए गलत हो जाता है। बाकी की तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, तो A, B एंड C, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने सेम चीज को यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है एज पर देयर लिक्विडिटी, मतलब कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यानी कि कैश में कन्वर्ट सबसे ज़्यादा किसको इजीली किया जा सकता है, देन उससे कम, देन उससे कम, देन लोएस्ट लिक्विडिटी किस मॉनेटरी एग्रीगेट में, सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली करेंसी नोट सबसे ज़्यादा हाई लिक्विडिटी रखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट, ओके। देन हमारे पास क्या होगा, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एंड टाइम डिपॉजिट्स, ओके। टाइम डिपॉजिट है डेफिनेटली, तो इसमें लिक्विडिटी क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए वो अमाउंट जो है वो बाउंड हो जाती है, आप उससे पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, तो टाइम डिपॉजिट ऑप्शन नंबर सी, ए बी डी सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पर अरेंज करने को कहा गया है इनको क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, केनेजियन थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी, कैम्ब्रिज थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले बी, देन कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच सी, देन केनेजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी ए, एंड देन लास्ट में आएगी मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी डी, तो बी सी ए डी, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए वैसे लिख भी रखा है, ओके। सो करेक्ट आंसर इज बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ओके, अगेन स्टैट्स से आपका क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि आपने कोई एक बैलेंस्ड कॉइन है, बैलेंस्ड कॉइन मतलब एक फेयर कॉइन है जिसमें एक साइड पर टेल है और एक साइड पर हेड है, ओके। इस कॉइन को आपने 2 बारी फ्लिप किया, राइट, या टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक बारी तो हेड आया हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो कॉइन को टॉस करते हैं। मैम हमने कॉइन टॉस करा, या तो हेड आया या टेल, ठीक है, अगर मान लो पहली बारी में हेड आया, आपने फिर से उस कॉइन को टॉस करा, तो दूसरी बारी में हो सकता है फिर से हेड या टेल में से कुछ आया होगा, या मान लो अगर पहली बारी में टेल आया था, आपने फिर से कॉइन को टॉस करा, तो तब भी पॉसिबल था कि दूसरी बारी में हेड या टेल में से कुछ आया होगा। सारे पॉसिबल आउटकम्स को आप जरा लिख लो, तो सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, दोनों बारी हेड आ गया, पहली बार हेड था दूसरी बारी टेल आ गया, पहली बारी टेल था दूसरी बारी हेड आ गया, या फिर दोनों ही बारी में टेल आ गई। ये पॉसिबल आउटकम्स है। आपसे क्या पूछा गया है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, तो एटलीस्ट एक हेड, देखो इसमें कम से कम एक हेड तो है ही, एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि जिस केस में एक हेड हो वो तो चलेगा, उससे ज़्यादा हो वो वाला केस भी चलेगा, मतलब मिनिमम एक होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ भी चलेगा। तो देखो इसमें एटलीस्ट एक तो है, उसके ऊपर वाला भी चलेगा, तो एक ये वाला हो गया, यहाँ पर भी एटलीस्ट एक हेड है, ये भी हो गया, यहाँ पर भी एटलीस्ट एक हेड है, ये हो गया, यहाँ पर एक भी हेड नहीं है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है 3/4। हमारे पास एटलीस्ट वन हेड के कितने केसेस हैं, 3, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 4, तो 3/4 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ऑफ एटलीस्ट वन हेड। करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ तक की बात एकदम क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आपके एग्जाम में यूटिलिटी फंक्शन से हर साल एक सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार लीनियर यूटिलिटी फंक्शन दे देते हैं, कई बार परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कई बार कॉर्ब डगलस, लेकिन सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है किसी भी तरीके से। क्वेश्चन है आपका कि एक इंडिविजुअल का यूटिलिटी फंक्शन गिवन है जो 2 गुड्स कंज्यूम करता है, मिल्क एंड बटर। यूटिलिटी फंक्शन आपका इस तरीके का है। अब यहाँ पर आपको हर एक कमोडिटी की प्राइस बता रखी है, क्या बताया गया है कि यहाँ पर एंड द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ 2 गुड्स इज ₹1, ठीक है, दोनों ही गुड्स की जो कीमत है वो यहाँ पर 1 रुपी बता रखी है, और कंज्यूमर का जो वीकली बजट है मतलब उसकी इनकम 5 रुपीज है, ओके। फाइंड द इंडिविजुअल्स यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस, मतलब कंज्यूमर को इन दोनों गुड्स की कितनी कितनी यूनिट्स लेनी चाहिए जो उसके बजट में भी हो और साथ ही साथ उसकी यूटिलिटी को भी मैक्सिमाइज करे। अब जरा अगर आप इस यूटिलिटी फंक्शन को देखो जिसके अनुसार वो मिल्क एंड बटर का कंजम्पशन कर रहा है 5m-10। अब देखो ये जो बटर है इसका कोफिशिएंट एक नेगेटिव कोफिशिएंट है, मतलब कि एक बैड कमोडिटी को डिनोट कर रहा है, मतलब एक ऐसी कमोडिटी जिसके कंजम्पशन को अगर कंज्यूमर बढ़ाता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती है, राइट। जबकि मिल्क के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज अ पॉजिटिव कोफिशिएंट जो हमें डिनोट कर रहा है कि अगर इसके कंजम्पशन को कंज्यूमर बढ़ाता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, दैट इज अ गुड कमोडिटी। तो हम कहेंगे इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इस बटर के कंजम्पशन को बढ़ाने से कंज्यूमर की यूटिलिटी फॉल होती है, कंज्यूमर इसकी 0 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और अपनी पूरी इनकम सिर्फ और सिर्फ मिल्क पर ही खर्च करेगा, राइट। तो मिल्क की पर यूनिट की प्राइस कितनी है 1 रुपी, कंज्यूमर के पास कितने पैसे हैं 5 रुपए, तो पूरी की पूरी इनकम वहां खर्च कर दी, मतलब 5 यूनिट उसने मिल्क की ले ली। तो करेक्ट आंसर क्या है 5 यूनिट्स ऑफ मिल्क एंड
5 यूनिट्स ऑफ मिल्क एंड 0 यूनिट्स ऑफ बटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आपको बताना है कि कौन सी बात इनमें से सही नहीं है। किसके बारे में? क्लासिकल एंड केनेजियन एडी एंड एएस यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। क्लासिकल एएस कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है, करेक्ट है। केनेजियन एएस स्केड्यूल या जो कर्व है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। क्लासिकल एडी स्केड्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन द लेवल ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। If we talk about the Keynesian AD schedule, it depends only on the existing capital stock. No, this is incorrect. जो आपका Keynesian AD schedule है या जो AD कर्व है, जब हम Keynesian aggregate demand के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम कहते हैं aggregate demand 4 components के मिलने से बनी है। कंजम्पशन डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, गवर्नमेंट की जो डिमांड है एंड जो नेट एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पर जो Keynesian AD schedule है वो डिपेंड कैपिटल स्टॉक पे नहीं बल्कि इन कंपोनेंट्स पे करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमसे पूछा गया था गलत स्टेटमेंट बता दो, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपकी गलत स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा केयरफुली देखना, इसमें काफी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। फटाफट देखो, आपसे कहा गया है कि assuming that the production function is homogeneous of degree 1, तो पहली बात आपसे क्या कही गई है कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो homogeneous of degree 1 है। homogeneous of degree 1 होने का मतलब क्या होता है? constant returns to scale वहां पर बन रहा होता है, ओके। एंड यूलर्स इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट होगी यूलर्स इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, यानी कि यहाँ पे यूलर्स इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कहा गया है कि देन एमपीएल की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ एपीएल। तो अगर ये 3 बातें एक साथ हम लोग जोड़ रहे हैं तो हम इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं? अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि यूलर्स थ्योरम कहती क्या है। यूलर्स थ्योरम ये कहती है कि अगर सभी इनपुट्स को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पे किया जाए देन द एंटायर आउटपुट विल बी एग्जॉस्टेड। वो जो वैल्यू है दैट विल बी कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू द आउटपुट, ओके। एमपीएल इनटू में एल प्लस में एमपीके इनटू में के इज इक्वल्स टू में क्यू, यही है आपकी यूलर्स इक्वेशन या यूलर्स थ्योरम, ओके। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, आई होप इतनी बात एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। दिस इज द यूलर्स थ्योरम। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है, गिवन है कि एमपीएल की वैल्यू एपीएल की वैल्यू से ज्यादा है। अब देखो ये एपीएल क्या है, कुछ नहीं, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमें कैसे मिलता है? आउटपुट को टोटल लेबर यूनिट से डिवाइड करके, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एमपीएल की जगह पर क्यू बाय एल लिख देती हूँ, सेम ही तो बात है, वो उसी के तो बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने दोनों साइड को एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर तो एल से एल कैंसिल हो गया, इधर बच गया एमपीएल इनटू में एल इज मोर देन क्यू, ओके। ये मेरे पास एक कंक्लूजन निकल कर आया। अब जरा ध्यान से देखो, मेरी यूलर्स इक्वेशन के अनुसार एमपीएल इनटू में एल प्लस एमपीके इनटू में के, इन दोनों को जब हम सम कर रहे हैं, इन दोनों की जो वैल्यू हम मिला रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू क्यू। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर ये वैल्यू क्यू की वैल्यू से बड़ी है तो एमपीके इनटू में के को एक नेगेटिव वैल्यू होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है क्यू से तो ज़रूरत क्या है कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू बड़ी है तो जब ये एमपीके इनटू में के एक नेगेटिव वैल्यू बनाकर हमें देगी तो क्या होगा, एमपीएल इनटू एल में से ये नेगेटिव वैल्यू माइनस हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू कम हो जाएगी और कम होकर वो क्यू के बराबर बन जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एमपीके है ये नेगेटिव हो। तो बस हमने कंक्लूड कर लिया दैट एमपीके विल बी नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विल बी नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगा तभी एमपीके इनटू में के की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब वो नेगेटिव होगी तभी वो एमपीएल इनटू एल की वैल्यू में से माइनस कर वैल्यू को, ओवरऑल वैल्यू को कम कर देगी और बराबर बना देगी क्यू के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन से अगर हमें कोर इन्फ्लेशन पे पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर जो आपके एनर्जी प्राइस है उनको माइनस कर दें, क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। एनर्जी प्राइस को
माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को अरेंज द फॉलोइंग स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूशंस इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। देखो वैसे हमेशा आपके एग्जाम में ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट ही बोला जाता है, बट हमेशा ट्राई किया करो कि क्वेश्चन को केयरफुली आप पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर रेयर केस में लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट बोल दिया और आप नॉर्मल केस समझते हुए उसको पुराने से नए के ऑर्डर में ही अरेंज कर दो, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ें लिख रखी है। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया 1906 में आया, बर्गसन सोशल वेलफेयर फंक्शन 1938 में, कैल्डोर हिक्स कॉम्पेंसेशन क्राइटेरिया 1939 में, एंड रोल्स प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस 1971 में। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर नोबडी कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर इंडिविजुअल वर्स ऑफ। बर्गसन सैमुअल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन, हमारे पास अलग अलग सोशल वेलफेयर फंक्शन है, उन्हीं में से एक बर्गसन सैमुअल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन है। कैल्डोर हिक्स कॉम्पेंसेशन क्राइटेरिया के अनुसार क्या कहा गया है कि अगर किसी इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से कुछ लोग गेन कर रहे हैं, कुछ लोग लूज कर रहे हैं, लेकिन अगर गेनर्स लूजर्स को कॉम्पनसेट कर दें और उसके बाद भी वो गेनिंग सिचुएशन में ही हो, तो इस तरीके का जो हमें रीऑर्गेनाइजेशन है वो करना चाहिए, इससे सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है। तो दैट इज कैल्डोर हिक्स कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया। तो करेक्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया है, देन हमारे पास है हमारा बर्गसन सोशल वेलफेयर फंक्शन है, देन हमारे पास कैल्डोर हिक्स कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया है, एंड देन है हमारे पास हमारा रोल्स प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। DBAC ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आपको अगेन मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में गिवन है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको इनके मीनिंग के साथ मैच करना है, ठीक है। चलो, अब देखो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए और आपको हर एक चीज का मतलब नहीं भी पता, तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। कैसे आंसर कर सकते हो, लेट मी टेल यू। देखो, हेजिंग का मतलब काफी बच्चों को पता होगा, ये तो हम पढ़ते हैं। हेजिंग का मतलब क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो यहाँ पर एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस की वजह से मार्केट में रिस्क चलता रहता है, उस रिस्क के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर लेना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इस बात को कह रहा है, दैट हेजिंग रेफर्स टू द अवॉइडेंस ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और कवरिंग ऑफ एन ओपन पोजिशन। तो इसके लिए करेक्ट क्या हो जाता है, 2। अब जरा जाके चेक करो कि क्या आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर, अगर आपको बाकी ऑप्शंस नहीं भी पता, एलिमिनेशन मेथड लगा करके अपने लिए करेक्ट ऑप्शन चूज कर पा रहे हो। तो हमने कहा डी का करेक्ट बन रहा है 2। अब देखो यहाँ पे देयर इज जस्ट वन ऑप्शन जहाँ पे डी का करेक्ट 2 बन रहा है। बाकी चीजें आपको अगर नहीं भी पता थी तो भी आपने स्मार्ट प्ले कर कर आंसर अपने लिए फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, इट रेफर्स टू अ स्पॉट सेल ऑफ अ करेंसी दैट इज कंबाइंड विद द फॉरवर्ड रीपर्चेज ऑफ द सेम करेंसी एज अ पार्ट ऑफ द सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ही बारे में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, ओके, राइट। आई होप इतनी बात एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़े, आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर है। हम लोग करेक्ट आंसर भी मार्क कर चुके हैं हमारा, ओके। इसको भी अगर मैं बता दूं आपको, फॉर दिस फोर्थ इज करेक्ट, इट रेफर्स टू द अग्रीमेंट टुडे टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे, ठीक है, और उसको हमने अभी डिसाइड कर लिया है उस रेट को, ओके। सो दिस एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स इज ऑप्शन नंबर 1, इट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी अमाउंट, ओके। लेट्स मूव एंड अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर सभी चीजों का मीनिंग लिख दिया है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स रीड दी अनदर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि which of the following is not correct about the steady state equilibrium for the economy according to new classical growth theory। न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के अनुसार स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के बारे में इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है, कौन सी बात करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के अनुसार स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के बारे में जो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है वो करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 कहती है कि जो ग्रोथ रेट है आउटपुट का वो एंडोजीनियसली डिटरमाइन होता है, नहीं। न्यू क्लासिकल थ्योरी के अनुसार स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के बारे में जो बात कही गई है वो ये है कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होता है। तो बस हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाती है ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो आपके सीयूडी पीजी 2025 के पेपर में इस तरीके का एक सवाल भी पूछा गया था कि आपको पता है जब भी हमारे पास जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट आता है, ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 26-27 के लिए जब बजट आया इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 1 अप्रैल 2026 से वो बजट हमारा
किस में आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन 1 फरवरी उस साल की यानी कि 1 फरवरी 2026 को ही बजट को पेश कर दिया जाता है, राइट। अब जब भी बजट आता है उसमें बहुत सारे फैक्ट फिगर डेटा, आगे हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, बहुत सारी चीजें मेंशन होती है। आपसे पूछा गया है कि 23-24 का जो बजट आया था, 23-24 का जो बजट था उसमें इन डिफरेंट सेक्टर्स के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट है वो क्या रखी थी नहीं पूछा, एग्जैक्टली ये नहीं पूछा, बट आपसे पूछ लिया गया कि कितना कितना खर्चा किस किस सेक्टर में किया जा रहा है, उसके बेसिस पर इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, मतलब सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर पर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हाउ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू हैव रेड द बजट केयरफुली एंड इफ यू नो कि किस सेक्टर को कितना कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट अलॉट किया जाना है, तभी आप बता पाओगे कहाँ ज्यादा किया गया, कहाँ उससे कम, देन उससे कम। ओके, सो जल्दी से देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को सबसे ज्यादा, देन रेलवेज को, देन डिफेंस को एंड देन टेलीकम्युनिकेशन को, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट क्या है, सी, डी, देन हमारे पास है ए एंड देन हमारे पास डी। तो करेक्ट आंसर इज सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमर्शियल बैंक की लाइबिलिटीज इनमें से कौन सी नहीं है, राइट। लाइबिलिटी कौन सी नहीं है बच्चे, यहाँ पर है कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी। कॉल मनी जैसे हम कहते हैं, कॉल मनी जहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि बैंक आपस में एक दूसरे से बोरोइंग करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर बैंक ने, किसी कमर्शियल बैंक ने दूसरे कमर्शियल बैंक को पैसा दे रखा है फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो वो पैसा इस बैंक को वापस मिलेगा, तो वो इसके लिए एसेट होगा, ना कि इसकी लाइबिलिटी। बाकी सब कुछ लाइबिलिटी है बताओ, बट जो ऑप्शन नंबर सी है वो एक एसेट होगा कमर्शियल बैंक के लिए, इसीलिए इट डज नॉट कंस्टिट्यूट द लाइबिलिटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक। ओके, नेक्स्ट आपसे क्या सवाल पूछा गया है, ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है which of the following is not correct about the effect of taxes on income and output। इनकम एंड आउटपुट पर टैक्स का क्या असर पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इनकम टैक्सेस लोअर द मल्टीप्लायर इफेक्ट, करेक्ट है। इंक्लूजन ऑफ टैक्सेस मेक्स द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टीपर एंड हेंस इंक्रीजेस द मल्टीप्लायर, ओके। Income taxes reduce the induced increase of consumption out of changes in income, right? And swings in investment demand have a smaller effect on output when automatic stabilizers such as proportional income tax are in place. यहाँ पे correct हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि this statement is not correct about the effect of the taxes on income and output. Okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपके CUDPG एग्जाम में अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करने से रिलेटेड भी सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। देख लेते हैं सवाल क्या है। आपको बताया गया है कि जो आपका रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू -1, 0, 2 ये हो सकती है, ठीक है, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू -1 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 0 है इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 2 हो इसकी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालने को कहा गया। जब भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है तो आप कुछ नहीं करते हो, आप यहाँ पर हर एक जो वैल्यू आपको रैंडम वेरिएबल की गिवन है उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये बन जाता है -1 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 को 1/2 से, यू विल बी गेटिंग अ 0 ओनली, 2 को 3/8 से, बस। तो हर एक x की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो आपके पास वैल्यूज आए उन सबको ऐड कर दो, तो इट बिकम्स -1/8 प्लस 0 प्लस में 6/8, क्या बन जाएगा ये हमारे पास 5/8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे दिया गया है एक रैंडम वेरिएबल x के लिए, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अब इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, आपके रैंडम वेरिएबल x की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, उन्हें जब मैं इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में पुट करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा क्या कि x की वैल्यू ये हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, राइट। तो उसके आगे आपको क्या फाइंड आउट करने को कहा गया, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है कि x की वैल्यू 1, 2 एंड 3 हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैंने इस फंक्शन में x की जगह पर 1 पुट करा तो ये बन जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि 4/15, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 1 हो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/15 है। सिमिलरली x की वैल्यू 2, तो अब मैं इस फंक्शन में 2 पुट करूंगी तो इट विल बिकम 2 + 3 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 5/15 बन जाएगा।
अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करूंगी इस फंक्शन में, तो फंक्शन में 3 पुट करा तो मेरे पास बन जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाय 15 इनके 6/15। ओके, मुझे क्या बोला गया, जो भी प्रोबेबिलिटीज आ रही है उन सबका सम करो। तो जरा इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। x की 3 वैल्यूज थी, हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटीज का सम करो। 4/15, 5/15 एंड 6/15। 4 + 5 9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली ऐड करें। 4 + 5 9, 9 एंड 6 15, तो क्या बन गया 15/15। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या निकल कर आ रही है 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ओके, लाइफ साइकिल थियरी ऑफ कंजम्पशन, आपको पता है हम लोग यहाँ पे डिफरेंट थियरी पढ़ते हैं कंजम्पशन रिलेटेड। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, लाइफ साइकिल थियरी ऑफ कंजम्पशन है हमारे पास। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आपकी जो लाइफ साइकिल है हमारे पास, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, केन्स की जो थियरी ऑफ कंजम्पशन है हमारे पास यहाँ पर वो भी ओके, और एक परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है आपके पास, राइट। तो ये 4 हाइपोथेसिस हम लोग मेजरली पढ़ते हैं जो कंजम्पशन बेस्ड हमारी हाइपोथेसिस है, थियरी है। ओके, अब ये जो लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन है, इट वाज गिवन बाय मॉडिगिलानी और बाद में उसको रीडिफाइन या रिफाइन किया था एंटो ने। आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। कंजम्पशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ टाइम, करेक्ट है। MPC out of permanent income is small, no. Marginal propensity to consume out of permanent income is larger because उस permanent income को लेकर आप श्योर हो, तो इसी वजह से वहाँ जो marginal propensity to consume है वो हाई होगी, तो ये गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया MPC out of transitory income is large, अगेन इनकरेक्ट, क्योंकि ट्रांजिटरी इनकम ऐसी इनकम है जो आपको अभी मिल गई, उसको लेकर आप श्योर नहीं हो कि आपको फ्यूचर में मिलेगी या नहीं, तो वहाँ आपकी MPC की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन यहाँ कहा गया लार्ज हो जाती है, तो इसलिए गलत है। एंड इट एम्फेसिस हाउ टू मेंटेन अ स्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ, करेक्ट। सो ए एंड डी हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो बहुत अच्छा सा और इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है हमारे पास जो 4 एग्रीगेट्स हैं या मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, उनको हम कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस आपको यही बताना है। देखो सबसे पहले M1 के बारे में बात करें तो दिस इज C + DD + OD। M2 के बारे में बात करें तो दिस इज M1 + सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, तो हमारे पास दिस वन मैं मैच भी करती रहती हूँ साथ साथ में, C + DD + OD, C + DD + OD 1 इज करेक्ट फॉर दिस। यहाँ पर हमारे पास है सेविंग डिपॉजिट, इसको मैं शॉर्ट में M1 भी तो बोल सकती हूँ, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इसके लिए 3rd, ठीक है। चलो M3 हमारे पास क्या होता है M1 और उसके साथ हम लोग नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक को ऐड कर देते हैं, ओके, तो इट विल बी 2। एंड देन 4th क्या होता है हमारे पास M4 में हम पूरा का पूरा M3 ले लेते हैं और उसके साथ हम लोग ऐड कर देते हैं, किस चीज को ऐड कर देते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ओके। तो देखो C + DD + OD प्लस ये इतनी चीज हमें M3 बता रही है और इस M3 में हमने टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन को ऐड कर दिया है, तो इसके लिए 4th करेक्ट है। तो 2 3 1 4 ऑप्शन देख लो, 2 3 1 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, अब आपके थोड़े से ही क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। देखो एक कंट्री है, उस कंट्री के जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, गुड्स के एक्सपोर्ट को हमने G से डिनोट करा है, ठीक है। एंड सिमिलरली उस कंट्री के हम लोगों ने जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स हैं, कंट्री का जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसे हमने S से डिनोट करा है, ठीक है। और साथ में हमें क्या गिवन है, ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी गिवन है। ये जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है ना, इसका ग्रोथ रेट भी हमें दे रखा है, जो किसके बराबर हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू योर A/T। एंड सिमिलरली आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का भी ग्रोथ रेट दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू B/T, ठीक है। आपसे कहा गया है कि आप जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है, टोटल एक्सपोर्ट किस किस चीज का हो रहा है, देखो टोटल एक्सपोर्ट हमें कैसे पता चलेगा, टोटल एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड भी आ जाएगा एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हम इस टोटल एक्सपोर्ट्स को किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, X से डिनोट कर रहे हैं, और ये टोटल एक्सपोर्ट में दोनों चीजें आ जाएंगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आ जाएगा प्लस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आ जाएगा, ठीक है।
तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो टोटल एक्सपोर्ट है दैट इज इक्वल्स टू में एक्स, वो किस किस के मिलने से बना है, जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है एंड जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, इसके मिलने से बना है। एक चीज़ मैंने सबसे पहले ये लिख ली, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी कि बच्चे यहाँ कहा गया है कि जो ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो A/T के बराबर है। अब ये जो बात है ना कि ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसे मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कैसे, 1/G इंटू में dG/dt, ठीक है। ये क्या है, ये मुझे बता रहा है कि ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मैंने इसको इस टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इज इक्वल्स टू में A/T। सिमिलरली ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/S इंटू में DS/dt, किसके बराबर है, ग्रोथ रेट ऑफ सर्विसेज। मैंने कुछ नहीं करा, इस बात को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, D/T के बराबर है, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया, तो मैंने दूसरी चीज़ ये देख ली और तीसरी चीज़ ये देख ली। अब मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ, कैसे, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि dG/dt बराबर होता है A इंटू में G/T के, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली मैं लिख सकती हूँ DS/dt बराबर होता है किसके, B इंटू में S/T के, करेक्ट। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसको जरा ध्यान में रखेंगे और इसको जरा ध्यान में रखेंगे। अब जरा जल्दी से देख लो, यहाँ पे बच्चे अगर, ठीक है, ओके, अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ dx/dt यानी कि एक्सपोर्ट में कितना चेंज आ रहा है ओवर द टाइम, वो किसके बराबर होगा, dG/dt प्लस DS/dt के, ठीक है, राइट, क्योंकि एक्सपोर्ट किसके बराबर है, G प्लस F के, ओके। अब dG/dt मैं कैसे लिख सकती हूँ, dG/dt को A इंटू में G/T, A इंटू में G/T, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, B इंटू में S/T। ये कुछ नहीं है, जो मैंने वैल्यूज निकाली थी उनको पुट कर दिया, तो मेरे पास मेरे dx/dt की वैल्यू इसके बराबर आ गई। बच्चे dx/dt को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मतलब इसी चीज़ को सिंपल तरीके से मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर हमारे पास ये जो 1/T है, सॉरी, A इंटू में G प्लस में B इंटू में S अपॉन में T, इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। मेरे पास ये क्या है, dx/dt, मुझे क्या बोला गया है, ग्रोथ रेट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स निकालो। देखो, जब मैंने ग्रोथ रेट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा तो मैंने कैसे लिखा, 1 इंटू में G इंटू में dG/dt। सिमिलरली अगर मुझे ग्रोथ रेट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स निकालना है, तो ग्रोथ रेट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स को मैं कैसे लिखूंगी, 1 इंटू में x इंटू में dx/dt। अब मुझे dx/dt की वैल्यू तो पता है, क्या है, A इंटू में G प्लस में B इंटू में S अपॉन में T, तो मैंने इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लिकेशन में ले लिया है 1/x। ये है आपका ग्रोथ रेट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से, दिस वन, A इंटू में G प्लस S इंटू में B डिवाइडेड बाई T इंटू में X। क्यों T इंटू में X, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में T भी है और X भी है, तो हम इनको साथ में भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये वैसे आपको अगर क्लैरिटी ना मिले कहीं पर तो मैंने आपके लिए सोल्यूशन भी रखा हुआ है। ओके, चलो अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2023-24 का जो बजट था उसमें आपको कहा गया है कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, आपको पता है कि हमारे पास जब बजट आता है तो उसमें ना बजट डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक चीज़ और होती है जिसमें बताया गया होता है कि गवर्नमेंट की इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट 100 रुपये कमा रही है तो 100 रुपये में से कितना पैसा टैक्स के थ्रू आया या कितना पैसा किस सोर्स के थ्रू आया, वही पूछा गया है। तो एज पर द यूनियन बजट 2024-25 का जो बजट आया, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 23-24। तो आपको यहाँ पर इसको अरेंज करना है, ठीक है, कि हाईएस्ट, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे कम कहाँ से आया, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, इस ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कम, क्योंकि यहाँ पर हम ध्यान देना असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा कम आया यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, देन कॉर्पोरेट टैक्स से उससे ज़्यादा था, देन जीएसटी एंड अदर टैक्स से उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वैसे भी हर साल इनकम टैक्स के थ्रू ही आ रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे कम कहाँ पर से था, इससे, तो सी, देन उसके बाद कहाँ से आया है, कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू, देन जीएसटी एंड अदर रिलेटेड टैक्सेस के थ्रू, एंड सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स के थ्रू। तो CDAB, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपसे
एक चीज बता देती हूँ, मैथ्स से वैसे कम ही सवाल पूछे जाते हैं, बट मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है मैथ्स में से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दे दी है, इनका प्रोडक्ट निकालने को कहा गया है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू में 5 बन जाएगा 5 प्लस 9 इंटू में 3 बन जाएगा 27। सिमिलरली इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 टू द 10 प्लस में 9 8 द 72, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू में 5 इज 20, 0 इंटू में 9 इज 0। सॉल्व कर दो इसको, 27 एंड 5 हमारे पास बन जाएगा 32, ठीक है, 82 एंड ये बन जाएगा 20। आ गया हमारे पास a इंटू बी, 32, 82 एंड 20, 32, 82 एंड 20, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ओके, सबसे पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो हमें ये बताता है हाउ मच वेरिएशन इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो आपको बताया गया कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में से क्या मेजर कर रहा होता है। ओके, कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, ये वाली चीज गलत है। द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, नहीं, ये आपको क्या बताता है, क्या मेजर करता है, इट मेजर्स एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये वाली बात ठीक है, नॉट द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाउ वेल द सैंपल रिग्रेशन फिट्स द डेटा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये आपको बताता है, ठीक है। तो सी एंड डी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है, हमसे यही पूछा गया था। ओके, मैंने आपके लिए यहाँ पे वैसे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास, ओके, ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे पहले। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का टॉपिक हम पढ़ते हैं कि किसी भी पार्टी की एक्टिविटीज, कंजम्पशन या प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से थर्ड पार्टीज, यानी कि जो उस एक्टिविटी में एक्चुअल में इन्वॉल्व भी नहीं थी, उन्हें बेनिफिट मिलता है या उनको कॉस्ट पेयर करनी पड़ती है, उनका नुकसान होता है, दैट इज एक्सटर्नैलिटी, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी रिक्वायर्स दैट बोथ पार्टीज मस्ट गेन, ये वाली बात गलत है। क्यों, देखो जब भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का केस निकल कर आता है, तो अगर नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात करें तो वहां होता है ओवर प्रोडक्शन। अब इस ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को दूर कर ऑप्टिमल सोल्यूशन तक लेकर आने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, और इंटरवीन जब गवर्नमेंट करती है तो इस इंटरनलाइजेशन, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को दूर करने के लिए, ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिसे हम इंटरनलाइजेशन ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, किसके बराबर, उस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर, ठीक है, ताकि ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचा जा सके। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो इंटरनलाइजेशन ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होता है उसमें जरूरी है कि दोनों ही पार्टीज गेन करें, नहीं, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन। अब इस क्वेश्चन को हमें रीड करना है, फटाफट से देखते हैं। हमें पूछा गया है ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन, तो ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जनरलाइज्ड लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 3। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ऑप्शन नंबर 1, एंड कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 4 3 1 2। इसमें बस आपको आइडेंटिफाई करना था कि किसको कैसे हम लिखते हैं, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेशनल इनकम या आउटपुट के इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो रियलाइज्ड या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं उसके बराबर हो। लेकिन अगर मान लो कि ये जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा थी, लेकिन एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम है, ठीक है, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, तो उसके डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ओके, सो दैट द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट मस्ट इक्वल द रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट। If the desired investment is more than the realized investment, the difference results in unintended inventory shortfall. Option number B is the correct answer. ओके, सेम चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि जब डिजायर्ड ज्यादा होती है रियलाइज्ड से, इसका मतलब क्या है कि फर्म्स ने जो प्लानिंग की थी, फर्म्स ने प्लान किया था दैट दे विल बी इन्वेस्टिंग मोर, बट एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है दैट टर्न आउट टू बी लेस, सो फर्म्स एंड अप विद लेस इन्वेंट्री दैन प्लान्ड, इसीलिए इन्वेंट्री शॉर्टफॉल हो रहा है। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कंपैरेटिव एडवांटेज। हमने कहा कि
कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पर अगर ट्रेड किया जाए तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज इफ। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई थी। एंड ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, इसमें क्या कहा गया है कि हर कंट्री को उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करना चाहिए एंड उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए जिससे वो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, लेट्स चेक कि यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ये बता रहे हैं दैट ट्रेड विल नॉट बी बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ट्रेड विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज इफ। कौन सा सिचुएशन में ट्रेड दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा? कौन सी सिचुएशन में होगा? The opportunity cost of producing both the commodities same in both the countries इस सिचुएशन में, and the absolute advantage that one nation has with respect to other nation is the same in both commodities. So C and D यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी के अनुसार जो हमारा जो C एंड D के अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर बन जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए आपके लिए लिख भी रखा है, ओके, कि अगर दोनों ही कंट्रीज की मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम हो जाती है, देन किसी भी कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज है ही नहीं अगर दोनों की ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे सेम है। इट मीन्स किसी भी कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, तो उस सिचुएशन में ट्रेड बेनिफिशियल नहीं होगा। आपसे यही पूछा गया था, बताओ कौन सी स्टेटमेंट बता रही है कि ट्रेड बेनिफिशियल नहीं होगा, राइट। एंड जो डी में कहा गया है, वन कंट्री इज इक्वली वर्थ इन बोथ गुड्स, इट हैज नो कंपैरेटिव एडवांटेज अगेन, सो अगेन ट्रेड विल नॉट बी बेनिफिशियल, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। इस ओके, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसे एक बारी आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है, इसे एक बारी आप लोग खुद से ट्राई करो, बिकॉज अभी तक सारे क्वेश्चंस मैं ही आपको करवाते भी आ रही हूँ। एक बार आप खुद ट्राई करो और इसका आंसर आप लोग मुझे एंड में देना। तब तक अपने माइंड को यूज कर थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना। अगर आपको इनमें से कोई भी एक या दो इकोनॉमिस्ट की बुक्स भी पता है, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस भी मैं आपको इसके लिए दिखा देती हूँ, ठीक है, ऑप्शंस में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ, एंड में फिर हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि आपको यहाँ पर जो फॉलोइंग ऑथर्स दिए गए हैं उनकी पब्लिकेशंस भी उसके साथ में गिवन है। आपको पब्लिकेशंस के बेसिस पर यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। लेट्स बिगिन द क्लास, लेट्स बिगिन डूइंग दिस क्वेश्चन एंड फटाफट से देख लेते हैं। हमारे पास एली हेक्शर, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये आपको क्वेश्चन में ही बता रखा है, इन्होंने 1919 में दी थी। पॉल सैमुअल्सन ने ये दी है 1948 में। एस.बी. लिंडर ने एन एसे ऑन ट्रेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन 1961 एंड बी बलासा ने ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्शन इन द यूरोपियन कॉमन मार्केट इन 1965, ठीक है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले है एली हेक्शर, देन PA यानी कि पॉल ए सैमुअल्सन जिन्होंने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी दी थी, देन हमारे पास है एस.बी. लिंडर एंड देन लास्ट में है हमारे पास बी बलासा। करेक्ट है, हमारे पास यही ऑर्डर है। तो दिस इज CABD, CABD ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, आपसे कहा गया है कि जो यहाँ पर टोटल कॉस्ट है फॉर अ फर्म इन द शॉर्ट रन, ओके, which of the following expressions represent the correct relationship between marginal cost and average cost? कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है इन दोनों के बीच में? दिस ऑप्शन दैट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट प्लस में दिस x इनटू में द स्लोप ऑफ योर एवरेज कॉस्ट, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई एम जस्ट चेकिंग कि वो कहीं स्किप तो नहीं हो गया। ओके, चलो आगे ये वो क्वेश्चन। ओके, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अजम्पशन ऑफ द हेक्सर-रोलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हेक्सर-रोलिन थ्योरी में हमने क्या पढ़ रखा है कि हेक्सर-रोलिन थ्योरी में कहा गया है कि हर कंट्री को उस गुड का प्रोडक्शन करना चाहिए, उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए जो उसके अबंडेंट फैक्टर को इंटेंसिवली यूज करती है। अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री शुड produce and export capital intensive goods and a labor abundant country should produce and export labor intensive goods, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है या कौन सी अजम्पशन हेक्सर-ओलिन मॉडल के बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया है। सो डिमांड एंड प्रेफरेंसेस आर नॉट आइडेंटिकल इन बोथ कंट्रीज, ये वाली जो अजम्पशन है दिस इज नॉट द करेक्ट अजम्पशन, ओके, राइट। सो आपसे यही पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अजम्पशन, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट अजम्पशन,
राइट, आगे बढ़ते हैं। बाकी की अजम्पशंस ठीक है कि यहाँ पर हमने अज्यूम कर रखा है हेक्सर-ओरियन मॉडल में कि सभी रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हैं दोनों ही कंट्रीज में, ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज बैलेंस्ड एंड बोथ कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर CRS इन बोथ द कंट्रीज। बट ये वाली अजम्पशन गलत है, दैट वी कंसिडर द डिमांड प्रेफरेंसेज आर नॉट आइडेंटिकल इन बोथ कंट्रीज। ठीक है, हम यहाँ पर हेक्सर-ओरियन मॉडल में ये मानते हैं कि जो डिमांड प्रेफरेंसेज है वो आइडेंटिकल भी हैं एंड होमोथेटिक भी हैं दोनों ही कंट्रीज में। ऐसा क्यों मानते हैं? बिकॉज दिस इंश्योर्स दैट डिफरेंसेज इन ट्रेड पैटर्न अराइज ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन द फैक्टर एंडाउमेंट। क्योंकि हम इस बात पे फोकस करना चाहते हैं इस थ्योरी में कि जो भी ट्रेड पैटर्न अकर हो रहा है, आपका यहाँ अराइज हो रहा है, दैट इज ड्यू टू डिफरेंसेज इन फैक्टर एंडाउमेंट। इसीलिए हमने कहा कि डिमांड जो है, जो डिमांड प्रेफरेंसेज है वो आइडेंटिकल ही रहते हैं दोनों कंट्रीज में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हमारा क्या मेजर करता है? इट मेजर्स और इट इज अ मेजर और हम कहेंगे प्रिसिशन ऑफ एन एस्टिमेट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नॉन रैंडम सैम्पलिंग का कौन सा टाइप नहीं है। तो जब हम सैम्पलिंग मेथड के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन में बहुत सारी यूनिट्स हैं, हमारे पास बहुत सारी हमारे पास यूनिट्स हैं पॉपुलेशन में, फॉर एग्जांपल उसमें से व्हेन वी पिक सम यूनिट्स, तो उनका यूज कर हमारे पास एक सैंपल रेडी हो जाता है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर सैंपल को चूज करा आउट ऑफ द पॉपुलेशन, तो उसे हम कहेंगे कि हमने यहाँ पर सैंपल पिक करा। अब सैंपल को चूज करने के लिए वी विल बी यूजिंग एनी मेथड। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जिनका यूज कर हम पॉपुलेशन से सैंपल को चूज कर सकते हैं, उन्हीं को हमने सैम्पलिंग मेथड्स का है। अब सैम्पलिंग मेथड्स को वी डिवाइड इन टू पार्ट्स, रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड योर नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स का मतलब होता है कि आप अपनी पॉपुलेशन से जो सैंपल है उनको रैंडमली पिक कर रहे हो, एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड मतलब कि आप कुछ क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पर आप पॉपुलेशन से अपने सैंपल्स को पिक कर रहे हो, चूज कर रहे हो। ठीक है, अब आपसे पूछा गया नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स की कैटेगरी के अंदर कौन सा मेथड नहीं आता। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्लस्टर सैम्पलिंग। देखो क्लस्टर सैम्पलिंग ना आपके रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स में आता है। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स में भी बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास और नॉन रैंडम में भी। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स में आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। बाकी कन्वीनियंस हो, चाहे कोटा सैम्पलिंग हो, चाहे स्नोबॉल सैम्पलिंग हो, ये तीनों आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आते हैं। मैं आपको एक बार टेबल दिखा देती हूँ। हमने कहा जो भी सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों की डेफिनेशन बताएं। अब रैंडम सैम्पलिंग में आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग आती है, एंड विद इन दैट रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग ये सभी आपके रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स ही हैं, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। एंड ये बाकी के जो चार हैं ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग होते हैं। तो देखो यहीं पे कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये तीनों आपके नॉन रैंडम का पार्ट थे, बट क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट थी, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया इंप्लाइज फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट, यानी कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया के अनुसार सारी जो चीजें हैं, कंडीशंस है, वो फुलफिल होती है एक्सेप्ट वन। आपको वही वन जो एक्सेप्शन है उसे ढूंढना है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग ऑल इंडिविजुअल। देखो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी या पैरेटो एफिशिएंसी में हम लोग बात करते हैं, फोकस करते हैं ऑप्टिमैलिटी पर। यहाँ पर हम लोग इक्विटी के तो बारे में बात ही नहीं करते, राइट? इक्विटी को हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, सो इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग ऑल इंडिविजुअल्स, इक्विटी के बारे में हम बात नहीं करते, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है और वही आपसे पूछा गया है। ओके, चलो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपके 2025 के पेपर में क्वेश्चन आया था, 22-23 के साल में कितना रहा था टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इट वॉज 329.69 मिलियन टन, 329.69 मिलियन टन। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को देखेंगे अभी। इस क्वेश्चन में आपसे अगेन मैच द फॉलोइंग पूछा गया। स्टैट्स का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, स्क्यूनेस का, वहीं से सवाल बना है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब होता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड के केस में क्या होता है आपको बताना है, मॉडरेटली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड एंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है। ठीक है, ओके, देखो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, सबसे बड़ा मीन होता है, देन मीडियन होता है एंड देन मोड होता है। दिस इज द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मीन होगा, अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, देन मीडियन, देन मोड, तो इसके लिए फोर्थ करेक्ट है। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, ये है नेगेटिवली स्क्यूड का केस। नेगेटिवली स्क्यूड के केस में जस्ट अ मिनट, हाँ
पॉजिटिवली स्क्यूड का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, मोड, मीडियन एंड सबसे बड़ा मीन। देन यहाँ पर अगर नेगेटिवली स्क्यूड का मुझे डायग्राम बनाना हो तो यहाँ पर मोड सबसे बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा और मीन सबसे छोटा होता है। तो कौन से ऑप्शन में मोड सबसे बड़ा और मीन सबसे छोटा है? मोड सबसे बड़ा और मीन सबसे छोटा है ऑप्शन नंबर 2 में। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां स्क्यूनेस है ही नहीं। ओके तो उस सिचुएशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर हो जाते हैं 1। तो मॉडरेटली स्क्यूड हमारे पास क्या है? दिस वन, थर्ड। तो 4 3 1 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट द IS कर्व। आपको IS कर्व के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स है ये बतानी है, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बन रही हैं। ओके so it shows the combination of the interest rate and the level of income such that money market is in equilibrium. No, IS कर्व आपको मनी मार्केट नहीं, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम शो करता है। इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, करेक्ट है। ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग हमारे IS कर्व को। दिस इज आवर IS कर्व जो इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम के आपको कॉम्बिनेशन शो करता है, जिसके लिए गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। The smaller the multiplier and the more sensitive investment spending is to changes in the interest rate, the steeper the IS curve. नहीं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जितना कम मल्टीप्लायर होता है और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंटरेस्ट रेट में होने वाले चेंजेस को लेकर रिएक्ट करती है या फिर सेंसिटिव होती है, आप कहोगे, उतना ज़्यादा आपका जो IS कर्व है वो स्टीपर नहीं, फ्लैटर होता है, इसीलिए गलत है। एंड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट परचेजेस शिफ्ट्स द IS कर्व, दैट वी नो कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो IS कर्व राइटवर्ड जाएगा, अदरवाइज लेफ्टवर्ड आएगा, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट वन इज बी एंड डी ओनली। यहाँ पर हाइड हो गया बट ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बी एंड डी को करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, which of the following does not hold at the equilibrium price and quantity in a perfectly competitive market? एक perfectly competitive market में equilibrium price and quantity पर हमें इनमें से क्या सही देखने को नहीं मिलता? क्या नहीं देखने को मिलता? That minimum willingness to pay is equal to the minimum acceptable price. So option number C is the correct answer. Residential investment, तो जब हम इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को पढ़ते हैं वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से सवाल पूछा गया, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द रियल रिटर्न ऑब्टेन्ड बाय ओनिंग हाउसेज। ऑब्वियसली आप जब रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखोगे कि रिटर्न आपको उस हाउस को ओन कर कितना मिल रहा है, तभी आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ हाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्गली इंकरेजेस हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, अगेन दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द डिमांड फॉर हाउसिंग इज इनसेंसिटिव टू द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यही आपकी जो क्वेश्चन के अनुसार सही स्टेटमेंट है वो बनेगी। क्वेश्चन में पूछा कि गलत कौन सी बात है? गलत आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वही गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चे आपकी जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है या फिर जो डिमांड फॉर हाउसेज है वो इंटरेस्ट रेट पर निर्भर करती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ बोला गया नहीं करती, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाती है और बाकी की स्टेटमेंट ठीक है। तो हमसे इनकरेक्ट ही बताने को कहा गया है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फाइनेंस कमीशन जब आती है हर 5 साल के लिए, तो फाइनेंस कमीशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन के लिए। तो अभी तक हमारे पास जितनी फाइनेंस कमीशन आई हैं उनके आपको चेयरमैन के नाम पता होने चाहिए। ओके चलो, तो आपसे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को कहा गया। देखो, AM खुसरो हमारे 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, NK सिंह हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, विजय केलकर 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, NKP साल्वे 9th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। 12th के कौन थे? डॉक्टर C रंगराजन। 14th के कौन थे हमारे पास यहाँ पर? YV रेड्डी, ठीक है, YV रेड्डी। एंड 16th फाइनेंस कमीशन की अरविंद पनगरिया। ये कुछ नाम है, याद रखिएगा। ओके और हमारे पास जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आई थी उसके चेयरमैन कौन थे? इंपॉर्टेंट है, KC नियोगी। ओके यहाँ पर अभी अगर मुझे अरेंज करना हो तो D, देन 11th के ये थे, देन C विजय केलकर 13th फाइनेंस कमीशन के, NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के, DACB। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत डेटाबेस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे आपसे, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि बच्चे ये है मेरा टेलीग्राम चैनल।
ओके, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। जितने भी बच्चे CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर करें, यू ऑल कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर जैसे मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ, इनकी PDF आपको मेरे चैनल पे मिल जाती है, एडिशनल एग्जाम रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और मैं बहुत सारी आपको इस तरीके के नोट्स भी प्रोवाइड करती रहती हूँ चैनल पर, जो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। कई बार शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स को मैं समझा कर वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। सो आप अगर इसी तरीके से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, सारी चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैन कर ज्वाइन कर लेना, या अगर आप टेलीग्राम पे नेम सर्च करोगे तो आपको चैनल शो हो जाएगा। ओके, उसके साथ ही साथ बच्चे, दिस इज द बैच दैट वी हैव। सो अगर जैसे आपको मैं यहाँ पे चीज़ें समझा रही हूँ, आपको चीज़ें अच्छे से अगर समझ में आ रही हैं और आप चाहते हो कि आप पूरा सिलेबस के साथ मिलकर कवर करो, सो यहाँ पर आपके लिए CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स का बैच भी अवेलेबल है, चाणक्य बैच। आप उसमें जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हो। ये सभी फीचर्स आपको बैच में मिलने वाले हैं। और एडिशनली तो सबसे बड़ा फीचर होता है कि टीचर के साथ आप कनेक्ट कर पाओ, टीचर जो आपसे बात कह रही है या कह रहा है वो आपको समझ में आए। अगर वो आपको ड्यूरिंग दिस क्लास फील हुआ है कि मैम हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ आई है, देन आप डेफिनेटली इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ओके, चलिए वापस से चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अब थोड़े से ही क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, थोड़े से ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं यहाँ पे, जल्दी से देख लेते हैं। ओके, सो यस, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। आपको 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था, इन विच डिफरेंट स्टेट्स वर गिवन, एंड आपको कहा गया था कि डिपेंडेंसी रेशियो बताओ 2023-24 के अनुसार। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था करेक्ट आंसर, कि आंध्र प्रदेश में डिपेंडेंसी रेशियो 23-24 के अनुसार 141.4 था, बिहार में 66.3, केरला में 50.6 एंड यूपी में 52.2। हमें किस ऑर्डर में ओके हमें मैच करने को बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 41.4, बिहार में 66.3, केरला में इट वॉज 50.6 एंड यूपी में इट वॉज 52.2। 3412 इज द करेक्ट आंसर। सो 3412 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, उसमें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ग्रैंड कंबाइंड मीन, इन सबके फॉर्मूला से मैच करना था। उसी ज्योमेट्रिक मीन का वहां फॉर्मूला पूछा गया और यहाँ क्वेश्चन देकर सॉल्व करने को कह दिया गया। अब आप यहाँ पर उस फॉर्मूला को अप्लाई करो। कैसे करोगे? कुछ नहीं, ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना है तो सभी एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू में 4 इंटू में 8 और अंडर रूट n कर दो। n क्या है? जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैं n की जगह यहाँ लिख दूंगी 3, तो क्यूब रूट यानी मुझे निकालना है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 होती तो मैं चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करती और बाहर 4 लिख देती। ठीक है, चलो ये 8 4 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। ठीक है, अब 64 का क्यूब रूट मुझे निकालना है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 बार तो मुझे 64 मिलता है, और वो नंबर क्या है? 4 है। आप चाहे तो चेक कर लो, जब आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल बी गेटिंग 64 ओनली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन ये भी था कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट दे दिए गए थे, एंड वो डेफिसिट का लेवल क्या था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। ये आपसे सवाल पूछ लिए गए, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस भी थे, हाई लेवल क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैंने जो आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डेटा रखा हुआ है, ताकि कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी ना हो। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए क्या था? 7.3% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट के लिए 9.2% ऑफ जीडीपी, प्राइमरी डेफिसिट के लिए 5.7% एंड करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए 1.2%। ठीक है, चलो तो देखो काफी बच्चों ने यहाँ पे ना ट्रिक अप्लाई की थी कि यूजुअली फिस्कल डेफिसिट हाई होता है तो इसके लिए हाईएस्ट वैल्यू ही होगी, तो उन्होंने उसके बेसिस पर इसके लिए 3 को करेक्ट मार्क करा, एलिमिनेशन मेथड लगाया और अपना करेक्ट आंसर ढूंढ लिया। तो देखो सी के लिए थर्ड करेक्ट हो, सी के लिए थर्ड हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन में करेक्ट है? ओनली दिस ऑप्शन, यहाँ पर ही सी के लिए थर्ड करेक्ट है। और देखो इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी आपका आंसर आता है। अब देखो हम मैच भी कर लेते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 7.3% था, तो इसके लिए फोर्थ करेक्ट है, इसके लिए फोर्थ करेक्ट है। फिस्कल डेफिसिट के लिए थर्ड करेक्ट है। प्राइमरी डेफिसिट हमारा कितना है? 5.7% एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इज 1.2%। सो 4 3 2 1, देखो हमारे पास दिस वन। ओके फिस्कल डेफिसिट के लिए जस्ट अ मिनट, हाँ 4 3 2 1 4 3 2 1
ठीक है, तो 4 हमारे पास 3 एंड 2 एंड 1, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट। बच्चे हमें बी के लिए 3 चेक करना था, बाय मिस्टेक मैंने सी के लिए 3 चेक करा और इसीलिए ए को मार्क कर दिया, आई एम सॉरी। बी के लिए 3 हमारा करेक्ट था, देखो बी के लिए 3। अब अगर मैं उस लॉजिक से आपको वापस भी एक्सप्लेन करूं कि फिजिकल डेफिसिट का लॉजिक लगाकर बच्चों ने आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, तो फिजिकल डेफिसिट हाईएस्ट होगा 9.2%, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो बी के लिए जो 3 है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में था, मैंने पहले सी के लिए चेक कर दिया था, आई एम सॉरी। और देखो आपका करेक्ट आंसर भी बन रहा है बिल्कुल, जो हमने मैच भी कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैंड होल्डिंग पैटर्न के बेसिस पर कि किस फार्मर के पास कितना हेक्टेयर लैंड है, उसके बेसिस पर हम फार्मर्स को कैटेगराइज कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर, ऐसे। आपसे पूछा गया है कि हम मीडियम फार्मर की कैटेगरी में किसे रखते हैं, मीडियम फार्मर की कैटेगरी में यहाँ पर हम लोग किसे रखते हैं, ठीक है। तो मीडियम फार्मर की कैटेगरी में जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा जो बाकी की कैटेगरीज हैं, टोटल 5 कैटेगरी है, हर कैटेगरी में कितने कितने हेक्टेयर वाले फार्मर को हम लोग प्लेस करते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन केस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स एन इंक्रीज इन नॉमिनल मनी स्टॉक कॉजेज, अगर नॉमिनल मनी स्टॉक बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है दैट शिफ्ट्स टू द राइट। सोलो के ग्रोथ मॉडल के अनुसार आउटपुट पर कैपिटा इज अ फंक्शन ऑफ, यानी कि वो डिपेंड करता है किस पे, कैपिटल लेबर रेशियो पे, ठीक है, कैपिटल लेबर रेशियो पे। सेम चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है। द डिसीजन बाय कंज्यूमर टू बाय लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट ईच पॉसिबल प्राइस नॉट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय, मतलब कि आपको वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये बात आप समझ पाओ कि भाई इसकी वजह से तो डेफिनेटली कंज्यूमर अपने गुड की जो डिमांड है उसको नहीं बढ़ाएगा। ओके, देखो सबसे पहला नंबर ऑफ बायर्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे तो गुड की डिमांड बढ़ेगी। कंज्यूमर को वो गुड पसंद आ रहा है यहाँ पर, तो भी डिमांड बढ़ेगी, तो बी भी करेक्ट है। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो अभी उस गुड को ज्यादा खरीद लेगा, तो भी डिमांड बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, राइजिंग इनकम इफ इट इज एन इंफीरियर गुड। अब देखो अगर जो गुड के बारे में हम यहाँ बात करें वो अगर एक इंफीरियर गुड है, ठीक है, और कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, और ये जो गुड है जिसके बारे में हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं वो अगर एक इंफीरियर गुड है, तो इनकम बढ़ने पर हमें पता है कि इंफीरियर गुड की इनकम बढ़ने पर अगर जो गुड है वो इंफीरियर गुड है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो प्राइस, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था डिमांड ना बढ़े ऐसा वाला कौन सा केस है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ओके, थोड़े से ही अब क्वेश्चंस बचे। जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए हम इनमें से क्या कंसिडर नहीं करते, जब भी हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री स्टॉक लेंगे, वेजेस लेंगे, ब्रोकरेज और कमीशन को भी लिया जाता है, लेकिन इन्हीं सेकंड हैंड गुड के सेल परचेज को नहीं लेते। गुड्स सेकंड हैंड गुड्स हैं अगर, तो उनके सेल परचेज को आप नहीं लोगे, लेकिन अगर उन्हीं सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज से कमीशन या ब्रोकरेज मिल रही है तो ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सी को तो इंक्लूड करेंगे बट डी को इंक्लूड नहीं करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म को शॉर्ट रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, करेक्ट है। लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर होता है उसका आउटपुट फार मोर एफिशिएंट होता है प्योर कॉम्पिटिशन से, ये बात तो गलत है। द फर्म्स मे स्ट्राइव टू इंक्रीज, आपको पता है नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे चलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, सबका प्रोडक्ट एक दूसरे के लिए क्लोज सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करता है, इसीलिए सब लोग यहाँ पर आपस में कॉम्पिटिट करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए, तो दैट इज करेक्ट। कंज्यूमर्स बेनिफिट फ्रॉम द वाइड वैरायटी, ऑब्वियसली एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, तो कंज्यूमर को चॉइस मिल जाती है। सो ए, सी एंड डी करेक्ट हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास सरप्लस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया हैड अ सरप्लस इन इट्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में इंडिया को कौन से साल में इनमें से सरप्लस था, आपको ये बताना है। ओके, तो कौन सा ईयर है, दैट इज 2020 2021, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है किंग डिमांड कर्व मॉडल इनमें से हमें क्या एक्सप्लेन करता है। ओके, तो किंग डिमांड कर्व मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन करता है, the level of price at which the kink will occur as well as the height of the kink, the price rigidity in the face of challenging in the face of changing cost of high rivalry and the implication of the volume of output owing to changing market demand। तो C and D यहाँ पर हमारा किंग डिमांड कर्व हमें एक्सप्लेन करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। C and D को ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, आप ये एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो एक बार।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो एम्बेसीज की मेंटेनेंस पर, डिप्लोमेटिक मिशंस की मेंटेनेंस पर जो पैसा खर्च होता है, उन्हें हम लोग इस तरीके के खर्चे को कौन से अकाउंट में इंक्लूड करेंगे? बीओपी के। तो बीओपी में हमारे पास करंट अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट में। हम इस खर्चे को कहाँ लिखेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे। ओके, एंड विद दिस हमारा जो 2025 का पेपर डिस्कशन था वो भी कंप्लीट हो जाता है। बट एक क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ा सोचना, और अगर आप अभी तक सोच चुके हो तो चलो फटाफट से उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट वाज गिवन बाय एडवर्ड चैम्बरलिन। तो इसके लिए करेक्ट क्या हो जाता है हमारे पास? 3। और रिस्क, अनसर्टिनिटी एंड प्रॉफिट, दिस वाज गिवन बाय एफ.एच. नाइट। अब देखो फटाफट से आगे देखने, इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इट वाज गिवन बाय जोआन रॉबिन्सन, एंड दिस द थ्योरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी वाज गिवन बाय स्टैकलबर्ग। ठीक है, तो 4-3-1-2 4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनको याद कर लेना, मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए सोचने को बोला था, सो दैट आप जब सोचो तो आपको याद भी हो जाए एक ही बारे में कि कौन सी बुक कौन से ऑथर या इकोनॉमिस्ट से बिलोंग करती है। Okay, with this we have completed the entire paper discussion or the paper detailed paper solution of the 2025 paper जो आपको CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। I hope सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम क्लियर होंगी। What you need to do is just that कि जिन जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट है या जो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन थे जिनमें हमने सोल्यूशन करा, उन क्वेश्चन को एक बारी दोबारा से खुद से ट्राई कर लेना। ओके, अदरवाइज ये वीडियो तब आपके पास अवेलेबल रहने ही वाली है, तो जब भी आपको डाउट हो वापस से क्वेश्चन को रेफर करना, सोल्यूशन हमने क्या डिस्कस करा है वो एक बारी वापस से समझ लेना। ठीक है, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स एंड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम एंड फॉर ऑल द नोट्स एंड पीडीएफ्स। राइट, इन केस आप अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं इस पूरी की पूरी जर्नी में, सो यू कैन एनरोल इन द CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स का बैच, चाणक्य बैच के नाम से आपको अड्डा की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या अड्डा की एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। ओके, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बैच रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है कभी भी, तो आप इसी मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कभी भी बैच में जाकर एनरोल कर रहे हो तो आप कोड अप्लाई कर लेना PY19, इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है बैच प्राइस पे। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच, लेट्स एंड द सेशन हियर ओनली एंड आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम क्लियर रही होंगी। इसी तरीके से आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पे चैनल पे मिल जाती हैं। और मेरी जो क्लास है लाइव सेशन, मैं वो डेली बेसिस पर लेती हूँ 5 बजे CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए, आप उसे भी डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।